जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम आपको 100 प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब। तो चलिए, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्ल्डमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन ए है 18 खंड, बी है 19 खंडों में, सी है 20 खंडों में और डी है 21 खंडों में। तो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 21 खंडों में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ऑप्शन ए दिया है भीमराव अम्बेडकर, बी दिया है नलिनी बिलोचन शर्मा, सी दिया है अशोक वाजपेयी और डी दिया है अमरकांत। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? ऑप्शन ए आलो ने, बी सोफर ने, सी मुखर्जी साहब ने और डी रजनी ने। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी सोफर ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर जो 4 है वो कह रहा है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? ऑप्शन ए सेन साहब ने, बी सेन साहब की पत्नी ने, सी गिरधर ने और डी गिरधर की पत्नी ने। आपका जो सही जवाब है इसमें वो हो जाएगा गिरधर ने, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, मदन पड़ोसियों के अवरगर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए है कबड्डी खेल रहा था, बी है गुल्ली डंडा खेल रहा था, सी छुपन छुपी खेल रहा था, डी लट्टू नचा रहा था। आपका जो सही जवाब है वो है गुल्ली डंडा खेल रहा था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 4 जनवरी 1825 ईस्वी, बी है 6 जनवरी 1823 ईस्वी, सी है 2 दिसंबर 1824 ईस्वी और डी है 7 जनवरी 1826 ईस्वी। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न करा है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी गुणाकर मूले, सी मैक्स मूलर ने, डी यतीन्द्र मिश्र। तो आपका सही जवाब है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? ऑप्शन ए जैन धर्म को, बी सिख धर्म को, सी पारसी धर्म को और डी बौद्ध धर्म को। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म को, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है देव विज्ञान, बी है प्राचीन मानव, सी है नीति कथा, डी है विविध शास्त्र। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा देव विज्ञान, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर, चारू चंद्रलेख किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बिरजू महाराज और डी रामविलास शर्मा। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? ऑप्शन ए है छोटे छोटे, बी है टेढ़े मेढ़े और सी है बड़े बड़े, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है
सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे से सही जवाब हो जाएगा आपका 11 नंबर का, वो हो जाएगा बड़े बड़े, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा। ऑप्शन ए है लेखक की बहन ने, बी है लेखक के पुत्र ने, सी है लेखक के दोस्त ने, डी है लेखक की छोटी लड़की ने। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 13 नंबर, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन ए विष के दांत, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नागरी लिपि, और डी शिक्षा और संस्कृति। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए है अक्षर कथा से, बी है इतिहास और संस्कृत से, सी है भारतीय लिपियों की कहानी से, डी है सौरमंडल से। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कोंकण के शिलाहार मन्यखत की राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। ऑप्शन ए दिया है खरोष्ट की लिपि में, बी दिया है कलिंग लिपि में, सी दिया है कोंकणी लिपि में, डी दिया है नंदी नागरी लिपि में। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करे कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। ऑप्शन ए कृष्ण यानी प्रथम, बी अमोघ वर्ष, सी कक्का द्वितीय यानी, डी कोटिटम उमघर वर्ष उमघ वर्ष। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 17 नंबर, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। ऑप्शन ए दिया है लेखक के, बी दिया है बहादुर के, सी दिया है निर्मला के भाई के, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बहादुर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 18 नंबर, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी भीमराव अम्बेडकर ने, सी अमरकांत ने, और डी रामविलास शर्मा ने। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमरकांत ने, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहे हैं बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन ए दिया है बाढ़ से, बी दिया है घरेलू झगड़े में, सी दिया है भूकंप से, और डी दिया है युद्ध में। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा युद्ध में, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 20 नंबर, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए चेतावनी, बी शिष्टाचार, सी जिम्मेदारी, डी निवेदन। आपका सही जवाब हो जाएगा चेतावनी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है। ऑप्शन ए दिया है निंदा, बी दिया है मूर्त ज्ञान, सी दिया है विवाद, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मूर्त ज्ञान, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न कर रहा है रून नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया है द मादा मोजेल, द अविनियो, बी दिया है ला सत्रुज, डी दिया है विलेनोविया ल अविनियो, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विलनोय ल अविनयो, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है साहने शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दिया है प्रभाती, बी दिया है भम्पलामी,
सी दिया है मुल्तानी, सी दिया है सुशीर, बाधों में शाह। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सुशीर, बाधों में शाह, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 24 नंबर, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? ऑप्शन ए दिया है कन्नड़, बी दिया है भोजपुरी, सी दिया है उड़िया और डी दिया है गुजराती। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कन्नड़, सही जवाब कन्नड़ हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 25 नंबर, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन शरणन कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? ऑप्शन ए है 1967 ईस्वी में, बी है 1968 ईस्वी में, सी है 1969 ईस्वी में और डी है 1970 ईस्वी में। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। कह रहा है कि तुम्हारा क्या है? माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? ऑप्शन ए दिया है नजम्मा, बी दिया है मगम्मा की बेटी, सी दिया है मगम्मा के बेटा और डी दिया है रगम्पा। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मगम्मा का बेटा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 27 नंबर, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ऑप्शन ए ईश्वर पेटलिकर, बी सुजाता, सी सावरदैया, डी सातकोड़ी होता। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सातकोड़ी होता, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? ऑप्शन तहसीलदार के घर में, बी मुखिया के घर में, सी सरपंच के घर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तहसीलदार के घर में, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पटा पढ़ाकू लड़का कौन था? ऑप्शन ए दिया अच्युत, बी दिया है गुण निधि, सी दिया है केशव और डी है श्याम। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुण निधि, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सुजाता, बी है सातकोड़ी होता, सी है ईश्वर पेटलिकर, डी है श्रीनिवास। आपका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 31 नंबर, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन ए घर की, बी झोपड़ी की, सी गौशालाओं की और डी कैद खाने की। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गौशालाओं की, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। कह कि प्राप्ति के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया? ऑप्शन ए दिया है ऑप्थल मॉस्को से मॉस्कोप से, बी दिया है स्टेथोस्कोप से, बी दिया है प्रोक्टोस्कोप से और डी दिया है इंडोस्कोप से। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्थल स्कोप से, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर, अरे अपनी अमीरी दादा दिखाने के लिए राम भलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा? ऑप्शन ए बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भौरी ने, सी यानी कैलाश की पत्नी राधा ने या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 34 नंबर प्रश्न का है राम नाम बीनू बिरथे जगी जगन्नाथ शीर्षक कवि के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है रसखान, बी दिया है घनानंद, सी दिया है गुरु नानक, डी दिया है प्रेम घन। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है दीवार, बी दिया है चबूतरा, सी दिया है गिरी, डी दिया है छत। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गृह, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन ए निंदा स्तुति के बिना, बी क्रिया के बिना,
सी राम नाम के बिना और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राम नाम के बिना, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर और मुंह मन मानिक लौ गयो चितय चोर नंदनन, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ऑप्शन ए दिया है प्रेम आयनी श्री राधिका, बी दिया है स्वदेशी, सी दिया है हिरोशिमा और डी है भारत माता। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रेम आयनी श्री राधिका, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है सुमित्रानंद पंत, बी दिया है वीरेंद्र डंगवाल, सी दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी दिया है जीवनानंद दास। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 39 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? ऑप्शन ए दिया है भारत माता, बी दिया है लौट कर आऊंगा फिर, सी दिया है एक वृक्ष की हत्या और डी है जीर्ण जनपद। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जीर्ण जनपद, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपका 40 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जीर्ण जनपद से, बी है हरे को हरि नाम से, सी है प्रेम घन सर्वस्व से, या डी है परशुराम की प्रतीक्षा से। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन ए बागेश्वर, बी अल्मोड़ा, सी चमोली, या डी देहरादून। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? ऑप्शन ए है पल्लव, बी है वीणा, सी है ग्राम्य और सी है ग्रंथि। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ग्राम्य, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 43 नंबर प्रश्न, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए दिया है प्रणभंग, बी दिया है रेणुका, सी दिया है हुंकार, डी दिया है उर्वशी। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न, तो जो 44 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ऑप्शन ए है हिरोशिमा, ऑप्शन बी है जनतंत्र का जन्म, सी है एक वृक्ष की हत्या और डी है अक्षर ज्ञान। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में सचिदानंद हीरानंद व तस्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? ऑप्शन ए दिया है लौट कर आऊंगा फिर, बी दिया है जनतंत्र का जन्म और सी दिया है मेरे बिना तुम प्रभु और डी है हिरोशिमा। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हिरोशिमा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ 46 नंबर। तो 46 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन ए है काव्य संग्रह, बी है कहानी संग्रह, सी है साक्षात्कार और डी है समीक्षा। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा काव्य संग्रह, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 47 नंबर, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए है स्वदेशी, बी है हमारी नींद, सी है हिरोशिमा और डी है जनतंत्र का निर्माण, सॉरी जनतंत्र का जन्म। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारी नींद, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कवित्री कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है श्याम नंदन किशोर, बी है विष्णु भारद्वाज, सी है भरत किशोर, डी है रविशंकर किशोर। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 49 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 49 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है अनुष्टुप
किनकी रचना है? अनुष्टुप किनकी रचना है? ऑप्शन ए दिया है प्रेम घन, बी दिया है सुमित्रानंद पंत, सी दिया है अनामिका और डी दिया है गुरु नानक। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अनामिका, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हराक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है? ऑप्शन ए है बहन, बी है बेटी, सी है माँ और डी है दादी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा माँ, सी आंसर सही होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झरा पालक साहित्य की कौन विद्या है? झारा पालक साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन ए दिया है कहानी, बी है निबंध, सी है उपन्यास और डी है काव्य। तो ऑप्शन सही हो जाएगा काव्य, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न। तो 52 नंबर प्रश्न कर मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता से संकलन से ली गई है? आपका ऑप्शन ए है देशांतर, बी है लाइफ एंड सॉन्ग्स, सी है एडवेंट और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा देशांतर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 53 नंबर जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ऑप्शन ए है एक वृक्ष की हत्या, बी है लौट कर आऊंगा फिर, सी है मेरे बिना तुम प्रभु, डी है हमारी नींद। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 54 नंबर जो प्रश्न वो कर रेनर मारी रिल्के का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1840 ईस्वी, बी है 2 जून 1875 ईस्वी, सी है 1 दिसंबर 1874 ईस्वी और डी है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 4 दिसंबर 1875, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 55 नंबर रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सोफिया, बी है जीनिया, सी है राबिया और डी है जीनी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोफिया, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए दिया है 10, बी दिया है 11, सी दिया है 12 और डी दिया है 13। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 11, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 57 नंबर प्रश्न निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? ऑप्शन ए है क, बी है अंग, सी है च और डी है ज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंग, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुस्वर, बी है अनुनासिक, सी है अयोग्यवाह और डी है निर्नुनासिक। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अयोग्यवाह, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न। तो 59 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? करेंगे तो का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, बी है तालु, सी है मुर्दा और डी है दंत। आपका सही जवाब हो जाएगा दंत, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी आंसर सही है। 60 नंबर कह रहा है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन है? यह ऑप्शन ए है, बी है र, सी है त और डी है ल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा त को क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन ए है संपृक्त ध्वनिया, बी है युग्मक ध्वनिया, सी है संयुक्त ध्वनिया या डी इनमें से कोई नहीं। था आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा युग्मक ध्वनिया, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 62 नंबर श्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? श्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो श्यान शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन ए दिया है श्याम, शाम प्लस यन, बी दिया है से प्लस ऑन और सी दिया है सय प्लस नौ और डी दिया है सय प्लस ऑन। आपका जो सही जवाब हो जाएगा से प्लस ऑन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए है तालाब, बी है दीपिका, सी है ज्योत्सना और डी है प्रज्वलित। तो इसमें जो गलत दिख रहा था ज से होगा, यानी कि ज्योत्सना, ऑप्शन सी हमारा
अशुद्ध वह शब्द है, यानी कि गलत है, ये अशुद्ध पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए, यहाँ पे ऐसा है, बी को क्वेश्चन मार्क, सी को डैश बोलते हैं, डी को अल्प विराम, यानी कि डी हमारा सही जवाब होगा। 65 नंबर कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 6, डी है 8। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए दिया हिमालय, बी दिया है नदी, सी दिया है मिठास और डी दिया है दूध। नदी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका अलग अलग नाम होता है। नदी एक तरह का समूह होता है, जैसे गंगा नदी, जमुना नदी, ये सब क्या है? नदी है। इसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न। तो 67 नंबर प्रश्न कर संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उससे व्याकरण में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है वचन, बी दिया है लिंग, सी दिया है कारक और डी दिया है सर्वनाम। ये नर और जाति का जिससे बोध होता है उसको लिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न। तो 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाखून शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी या पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। नाखून क्या है? स्त्रीलिंग है। 69 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से तत्समक शब्द कौन सी है? तो ऑप्शन ए दिया है नाक, बी दिया है जीभ, सी दिया है नीम और डी दिया है ओष्ठ। तो जो तत्समक शब्द है वो हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है प्रियतमा, बी दिया है प्रियतमी, सी दिया है प्रियतमानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रियतमा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, बी है कारण कारक, करण कारक, सी है अपदान कारक, डी है संबंध कारक। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा करण कारक का। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए दिया है 10, बी दिया है 9, सी दिया है 11 और डी दिया है 8। तो हो जाएगा हमारा 11। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 73 नंबर प्रश्न पर जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए सकर्मक का क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया और डी है अकर्मक क्रिया। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 74। मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया का, बी है अकर्मक क्रिया का और डी है द्विकर्मक क्रिया, डी सॉरी सी है द्विकर्मक क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं घड़ा भरता हूँ यह है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन हमारा ए सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न। तो 76 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4 और डी दिया है 5। तो 4। ठीक है, ऑप्शन सी तत्सम तद्भव देशज विदेशज। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है तत्भव, बी है तत्सम, सी है देशज और डी है विदेशज। तो घोटक जो शब्द है वह तत्भव है। ऑप्शन ए हमारा सही है। 78 नंबर प्रश्न एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है 5। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 4। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है उपसर्ग, बी है प्रत्यय, सी है संधि, डी है समास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यय। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से देशज शब्द कौन है? ऑप्शन ए है आग, बी है फूल, सी है चिड़िया और डी है चतुर्भुज। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 81। तो 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है। ऑप्शन ए दिया है उ, बी दिया है प, सी दिया है उपनी और डी दिया है उप। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उप। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोली शब्द में प्रत्यय क्या है। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए है ई, बी है ई मान छोटी, और डी सी है ली और डी है ओली। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ई, बोली, बड़ी की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर निश्चय शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए है निस्तेज, बी है निश्चित, सी है निश्चती, डी है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। 84 नंबर प्रश्न, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 85 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 85 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए है क्रिया पदबंध, बी है विशेषण पदबंध, सी है संज्ञा पदबंध और डी है क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया संयुक्त वाक्य, बी है सरल वाक्य और सी है मिश्र वाक्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। 87 नंबर, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सह जाना, बी है खुद याद रखना, सी व्यर्थ निंदा और डी भटकना। तो आपका हो जाएगा व्यर्थ निंदा। ऑप्शन सी जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है संयोग संयोग, बी है सरल, सी है समान और डी है दुर्लभ। तो आपका सही जवाब है दुर्लभ। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 89 नंबर प्रश्न है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है विभूति, बी है तीर, सी है समीकरण, डी है तड़ाग। तो आपका सही जवाब होगा तड़ाग। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 90 नंबर, निम्नलिखित शब्द के में अशुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन ए दिया है उज्जवल, बी दिया है साप्ताहिक और सी दिया है प्रेयसी और डी दिया है संन्यास। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उज्जवल। ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन ए दिया है उसने जल्दी घर जाना था। यही पहले ही गलती हमको दिख रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। आपका ऑप्शन ए हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न। तो 92 नंबर प्रश्न कर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है उ प्लस धोग, बी है उत जुड़ योग, सी है उधो प्लस ग और डी है उद जुड़ योग। तो ऑप्शन सही होगा बी उधोग उत जुड़ योग। ऑप्शन उधोग का संधि विच्छेद क्या होता है उत जुड़ योग होता है। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न करेंगे 100 के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है। ऑप्शन ए है मुर्दा से, बी है ओष्ठ से, सी है तलु से और डी है दंत से। ठीक है, तो 100 कहते हैं तो हमारा तलु जुबान कहाँ सड़ता है, दांत में जाकर सड़ जाता है, इनके दंत हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 94 नंबर प्रश्न, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है मेहतराइन, बी है मेहतरानीन, सी है मेहतरीन और डी है मेहतरानी। तो आपका सही जवाब होगा मेहतरानी। ऑप्शन डी सही जवाब है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकतिया का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मुंह मूर्ख होना, बी है दोनों ओर संकट, सी है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, डी है दूसरा फायदा दोहरा फायदा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। ठीक है, आंधी पीसे कुत्ता खाए इसका मतलब क्या होगा मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर की तरफ। तो 96 नंबर प्रश्न कर रहा है यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, बी है संबंधवाचक सर्वनाम, सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम और डी है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी सही जवाब। 97 मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है कर्म कारक, सी है संप्रदान कारक और डी है संबोधन कारक का। यह पहले ही हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 98 नंबर कह रहा कि चादर शब्द कौन लिंग है? चादर शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो चादर जो है वो स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न। तो कह रहा च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दिया कंठ, बी दिया है दंत, सी दिया है तालु, डी दिया है मूर्धन्य। च हम कहते हैं तो तालु से हमारा सवाल, तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन सी जवाब सही है। 100 नंबर अ ई उ री ये कौन स्वर है? ऑप्शन ए है हर्ष स्वर, बी है दीर्घ स्वर, सी है प्लुत स्वर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये हो जाएगा हर्ष स्वर, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको 100 क्वेश्चन कराया है जो कि हिंदी के सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपने जो भी टिक लगाया है और अपने जो भी आंसर का जवाब दिया है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद भी होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को